Welcome back to the Clinical Smart series. And now we'll continue from where we left in the previous part 4. And we'll be talking about ICMG recommendations regarding correspondence, fee, supplements, issues, and sponsorship, and so on. So, to start with, we'll again go forward and recommend all of you to go to the ICMG website to check out the latest version of their recommendations, because they periodically update their recommendations from time to time. So, अब हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस की। जो कॉरेस्पॉन्डेंस का इशू है, ज़्यादातर उसे कंसिडर किया जाता है कि कोई भी ऐसा जो है फैक्चुअल और जो क्वेश्चनेबल या क्रिटिसिज्म आप कह सकते हैं पब्लिश्ड का होता है, और उसको जो पीयर्स पढ़ रहे हैं, जो लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, तो वो उन आर्टिकल्स के बारे में फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं एडिटर्स के साथ। एडिटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मेडिकल जर्नल्स में ऐसे फोरम्स प्रोवाइड करें जहाँ पे इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की फीडबैक, जो है क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म, वो पोस्ट किया जा सके। ऑल्दो इसमें जो है कुछ आंसर होता है इस तरह के, अगर ऑथर्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी कंपीटिंग रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, और आइडियली नहीं करनी चाहिए एज पर द गाइडलाइंस। और ऑथर्स जो हैं उनसे जो है मेडिकल जर्नल के एडिटर्स, वो ये और जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का कमेंट या क्रिटिसिज्म आता है उनके आर्टिकल से रिलेटेड, तो वो उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करें। अब बात ये है कि एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, उसको पब्लिश हुए बहुत अरसा हो गया है, तो उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस या उस पर कमेंट्स का इतना खास वेटेज नहीं होता। और अगर एक अदल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक खास टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर अमूमन ये मेडिकल जर्नल्स लिमिट कर देते हैं कि आप 3 मंथ्स के अंदर अगर कोई आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसके 3 मंथ्स के अंदर आप उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो भेज सकते हैं टू दी जर्नल। और फिर ये है कि आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ऑथर्स को इनवाइट किया जाता है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो दोनों चीजें ही शाया होती हैं। पबमेड अमूमन कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस नहीं करता पब्लिश, कुछ करता है जिनको पेज नंबर असाइंड होते हैं जर्नल की तरफ से, वो कॉरेस्पॉन्डेंसेस पब्लिश हो जाती हैं, पबमेड के ऊपर इंडेक्स्ड हो जाती हैं। बाकी जो नेक्स्ट चीज है रिगार्डिंग फी, उसमें ICMG रेकमेंड करता है कि कोई भी फी या चार्जेस जो कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रोसेसिंग के अंदर या फिर पब्लिशिंग के अंदर जो है वो चार्ज कर रहे हो मेडिकल जर्नल, तो उसको जो है बहुत क्लियरली स्टेट किया जाए वेबसाइट के ऊपर या जो है उनकी गाइडलाइंस के अंदर, पब्लिश्ड गाइडलाइंस, फिजिकली पब्लिश्ड गाइडलाइंस में। और दूसरा ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट का रिव्यू का प्रोसेस है वो ऑथर्स को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। और उसमें जो है उसकी जो प्रेपरेशन है मैन्युस्क्रिप्ट की सबमिशन में किस स्टेज पे फी देनी है, किस स्टेज पे फी चार्ज होगी, तो वो रिव्यू की क्योंकि अलहदा से होती है फी कई आर्टिकल्स के अंदर, और जब वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है आर्टिकल तो उसके बाद वो पब्लिशिंग चार्जेस अलहदा से होते हैं, कई जगह पे इनिशियली चार्जिंग होती है।
और कई जगह पे वंस रिव्यू एक्सेप्ट हो जाए तो फिर सारे कलेक्टिवली चार्ज लिए जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल मॉडल होता है मेडिकल जर्नल्स का, तो इस एलिमेंट को जो है क्लियरली अपनी जो वेबसाइट है या उनकी पब्लिश्ड गाइडलाइंस है उनके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं वो अपनी सप्लीमेंट निकालते हैं, स्पेशल इश्यूज निकालते हैं, थीम्ड इश्यूज निकालते हैं, स्पेशल सीरीज निकालते हैं, इम्पोर्टेंस देखते हुए एक सर्टेन टॉपिक का एक सर्टेन टाइम में। और उन उनसे रिलेटेड जो है आईएसएमजी कहता है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो कि एक खास इशू या टॉपिक को जो है वो कर रहे होते हैं एड्रेस। और इस जो सप्लीमेंट है इसको एक सेपरेट इशू बनाना चाहिए जर्नल के अंदर। और जो या फिर अगर पार्ट हो तो उसको, अगर पार्ट हो रेगुलर इशू के तो उसे स्टेट करना चाहिए। और उसकी जो फंडिंग है, अगर इस तरह के सप्लीमेंट्स अगर फंड होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या पार्टी से, तो उसको क्लियरली जो है वो डिटेल करना चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड्स हैं सप्लीमेंट के या थीम्ड इश्यूज के, अगर इसमें कोई गेस्ट ऑथर्स बुलाए जाते हैं या गेस्ट एडिटर्स बुलाए जाते हैं तो उन पे वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं जो कि रेगुलर इशू के जो हैं ऊपर अप्लाई हो। बाकी नेक्स्ट चीज स्पॉन्सरशिप्स और पार्टनरशिप्स पे हैं। अब काफी सारी एंटिटीज जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं जर्नल्स के साथ, उनके एडिटर्स के साथ, स्पॉन्सरशिप्स के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए मीटिंग्स करती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करती हैं। और जहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोई वेबिनार हो गया, सिंपोजियम हो गया। और मकसद यही होता है कि जो एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है उसको इन सब चीज़ों को बालातर रखते हुए जो प्रिजर्व रखा जाए और इस तरह की स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप्स उस पे असरअंदाज ना हो। और जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उनको इन्हीं जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जो कि उसमें भी अप्लाई होते हैं सप्लीमेंट्स और थीम्ड इश्यूज के अंदर भी, वो भी यहाँ पे उसी तरह ही अप्लाई होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की तरफ चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में जो मेन चीज़ है वो ये कि आजकल अब बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जर्नल्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की तरफ जा रहे हैं। पेपर पब्लिशिंग जो है वो जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ जर्नल पब्लिशिंग था उससे अब ये हट के रहे। और मोस्टली इसमें तो जो है आप के लिए इकोलॉजिकली बड़ा बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल होता है, फाइनेंशियली बहुत बेहतर रहता है। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो मेजर एक जो लाइबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी होती है लिंक की और कंटेंट की, जो कि प्रिजर्व होना जिनका जरूरी है। बिकॉज पेपर फॉर्म में तो ये होते नहीं और इनका जितना भी डेटा आर्काइव है वो सारा ऑनलाइन मौजूद है। अब परमानेंट प्रिजर्वेशन में जो है जर्नल्स के जो आर्टिकल्स हैं वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो रिपोजिटरी के अंदर होने चाहिए। और एसेंशियली जो है उनका जितना भी रिकॉर्ड है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वो सारा मौजूद होना चाहिए। और वेबसाइट जो है अ, अपनी जो कॉपीज हैं आर्टिकल्स की वो डाउनलोड करके भी रख सकती है अगर जो है उनकी पोस्टिंग जिस तरह है कुछ अरसे के लिए हो, जिस तरह वेबसाइट शुरू में जिस तरह एक्सेप्ट करती हैं कोई आर्टिकल तो उसका जो है प्री वर्जन एक निकालती हैं। फिर उसके बाद ये कि अगर कोई जर्नल फॉर एग्जांपल टर्मिनेट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जर्नल का पब्लिशर है वो उसका एक आर्काइव वर्जन एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको ऑनलाइन अवेलेबल रख पाए कंटेंट को, ताकि वो कंटेंट कभी ऑब्सलीट ना जाए। बिकॉज ये बहुत अनफेयर होगा साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी और उन ऑथर्स की जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है उसके लिए भी, कि ऐसा जर्नल आप एक तरह से कह लें कि बिल्कुल वाइप आउट हो जाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अब आ जाती है एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है मेडिकल जर्नल से एक जो मेजर चीज डिमांड की जाती है वो ये कि वो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स करें वो एडवर्टाइजमेंट्स या उनसे आने वाली अमाउंट या कैपिटल वो इन्फ्लुएंस ना करे एडिटोरियल डिसीजंस को। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ना करें जो कि इन पास्ट या प्रेजेंट प्रूवन है हार्मफुल जो है एट्रीब्यूट्स के साथ या नुकसानदेह जो है डिक्लेयर की गई है और हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे जो है मेडिसिन या ऐसे कंटेंट को जो है उसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है बात जर्नल्स की और मीडिया की। अब जर्नल्स और मीडिया का एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, खासतौर पे ऐसे मौकों के ऊपर जहाँ पे आपके पास कोई आउटब्रेक आई है, जहाँ पे हर इंफॉर्मेशन जो भी आती है साइंटिफिकली प्रूवन, उसका बड़ी सिग्निफिकेंस है, एक तो मैसेज की एजुकेशन के अंदर और उनकी अवेयरनेस। अब इसमें ये है कि मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च पे मबनी होती हैं, पीयर रिव्यूड होती हैं, फुली वेटेड होती हैं, उनको डिसेमिनेट करना जो है ज़रूरी होता है। बट अगर वो नहीं इस प्रोसेस से गुज़री तो उनकी जो है लीड वो अमूमन इनएक्यूरेट और प्रीमेच्योर कंक्लूजन्स की तरफ या डिसीजंस की तरफ लेकर जाती हैं, जिससे मास हिस्टीरिया भी फैल सकता है और कंफ्यूजन भी फैल सकती है कम्युनिटी के अंदर। और इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस सूरत के अंदर जनरली एडवाइस यही दी जाती है कि मीडिया ऐसे कंटेंट को आफ्टर ड्यू प्रोसेस जो है वो यूज़ करे। और जर्नल्स के लिए भी बड़ा एक क्लोज कॉल होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुई, उनके आर्टिकल में पब्लिश नहीं हुई, वो उसका एक प्री वर्जन या उसकी एक समरी फॉर्म मीडिया को डिस्क्लोज करें। Although sometimes in due process और course of review वो चीज़ एक्सेप्ट होनी ही है, बट देन अगेन वो रिस्क और बेनिफिट की बात है कि कितना फायदा उस कम्युनिटी से हो सकता है उस इंफॉर्मेशन पे, तो वो जो है मीडिया से शेयर कर सकें। ये चीज़ें काफ़ी तरह हमने जो है मास मीडिया में भी देखी हैं, सोशल मीडिया जिस तरह ट्विटर है, फेसबुक है, उस पे भी देखी हैं। तो इसमें जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी कोई आर्टिकल जो है वो पब्लिश होने वाला होता है तो एडिटर्स और जर्नल स्टाफ को चाहिए कि वो मीडिया को हेल्प करें इस चीज़ के अंदर कि वो इन रिपोर्ट्स को न्यूज़ रिलीजेस की सूरत में शाया कर सकें और उसकी जो एक एडवांस कॉपी है आर्टिकल की वो रिपोर्टर्स को प्रोवाइड कर सकें और ताकि वो अपने अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट्स के साथ भी वो उसको शेयर करें और एक रिस्पॉन्सिबल कॉरेस्पॉन्डेंस या कॉर्पोरेशन के साथ जो है उसको स्टोरी को टाइमली रिलीज किया जा सके जो अलोंग विद द पब्लिश्ड आर्टिकल। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में जो है ये बहुत क्लियर कट पॉलिसी है। आईएसएमजी वेबसाइट पे भी मौजूद है, एडिटोरियल्स और न्यूज से रिलेटेड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से रिलेटेड भी, और यानी कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उससे मैं मुतालिक बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आईएसएमजी रिकमेंड करता है कि जितने भी मेडिकल जर्नल एडिटर्स हैं वो अब जो ऑथर्स हैं या टीम ऑफ ऑथर्स हैं उनसे जो रजिस्ट्रेशन और क्लिनिकल ट्रायल की जो कि पब्लिक ट्रायल्स रजिस्ट्री के अंदर हुई है, चाहे वो यूएस के अंदर है या जैसा clinicaltrials.org है या WHO है, वहाँ की वो मांगे ऑथर से, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है जो ट्रायल की, वो उसके पहले पेशेंट के एनरोलमेंट से पहले की होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट की इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन ट्रायल की जो है ट्रायल की रजिस्ट्रेशन से पहले हुई हो। ये काफी एक बड़ी मिसकंडक्ट की एग्जाम्पल भी होगी और अनएथिकल भी होगा। और दूसरी बात ये है कि जितना भी आईएसएमजी कहता है कि डेटा ट्रायल रजिस्ट्रेशन से मटेरियल जो है वो रिलेटेड है, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से बाद जो भी आता है वो अपडेट होना चाहिए उसकी वेबसाइट के ऊपर या पोर्टल्स के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको प्रोस्पेक्टिवली जो जिन लोगों को असाइन किया जाता है उस ग्रुप में इंटरवेंशन के लिए या कंपैरिजन ग्रुप्स में उन उन लोगों की जो है वो क्लियर कट जो डेफिनेशन है ये होनी चाहिए कि अ, वो इंटरवेंशन जो की जाए उस स्टडी के अंदर कंपैरिजन के साथ या ना कंपैरिजन किया गया हो, उस ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप रखा गया हो कि ना रखा गया हो, उसका जो आउटकम है रिलेशनशिप का स्टडी का वो हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए, उसकी हेल्थ आउटकम होनी चाहिए। अब इसमें जो एक चीज है ये कि आईसीएमजी जो है वो ऑथर्स को इनकरेज करता है कि वो इंडिकेट करें कि जो रिजल्ट्स हैं अभी पब्लिश हुए हैं या नहीं हुए किसी पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर, और अपडेट करें रजिस्ट्रेशन को विद फुल साइटेशन अगर कोई रिजल्ट्स पब्लिश कहीं पे हुए हैं। अगर स्टडी कंप्लीट नहीं होती, फॉरफिट कर दी जाती है, तो इस एलिमेंट को भी उनकी वेबसाइट के ऊपर clinicaltrial.org के ऊपर जो है अपडेट करना चाहिए। इसका ना करना भी एक गलत बात होगी, बिकॉज इससे जो रिस्क ऑफ हार्म है या वेस्टेज ऑफ आपके लिंक के रिसोर्स है वो भी एट रिस्क होती है। अगर आप एक ऐसे ट्रायल को जो कि फोरफिट कर दिया जाए उसकी नफी केस की वजह से उसे रिपोर्ट नहीं करते, उसका रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो डेटा शेयरिंग है उसके मुतालिक आईसीएमजी की स्टेटमेंट पॉलिसी ये डिटेल करती है, ये जो कि जुलाई 1 2018 को सबमिट करवाई गई थी कि रिजल्ट्स और ट्रायल के जो हैं उनका जो डेटा है वो शेयर करना चाहिए है तमाम एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स के साथ। और इसका जो प्लान है डेटा शेयरिंग का वो वाज़े तौर पे जो है वो क्लियरली बयान करना चाहिए है ट्रायल्स की रजिस्ट्रेशन के अंदर। डेटा शेयरिंग की जो स्टेटमेंट है उसे इंडिकेट करना चाहिए एक तो ये कि जितनी भी आइडेंटिटी है उन इंडिविजुअल्स की उसको प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली रखा जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर जो है डेटा उनसे पर्टिकुलरली शेयर होता है तो उसको कम्प्रिहेंसिव फॉर्म के अंदर हो, और वो जो डेटा है स्टडी प्रोटोकॉल हो गया या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान हो गया, इसको उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होना चाहिए। और वो डेटा जो है वो लोगों के लिए कितने टाइम के लिए अवेलेबल होगा ये बात भी उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और जो एक्सेस क्राइटेरिया है डेटा का उसका भी, और कौन किस वक्त किस टाइप के एनालिसिस को किस मैकेनिज्म के तहत एक्सेस कर सकता है इस बात का भी जो है उन्होंने अंदिया दिया है। तो दिस इज इट फॉर द 5th पार्ट ऑफ ICMG रिकमेंडेशन। और अगले पार्ट में फिर हम मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन और उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।